हे गाइस, वेलकम टू दी पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम न्यूज़ एनालिसिस करने जा रहे हैं फरवरी 25 2023 का। तो गाइस, आज की न्यूज़ में जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है विद योर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस इन द यूपीएससी, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले ना एक काम करते हैं, क्वेश्चंस ही डिस्कस कर लेते हैं और आपको ना इनके आंसर्स करने हैं। ठीक है, इनके जो आंसर्स के जवाब आपको मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में ही। ठीक है, देखो, पहला क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से पूछा गया, दैट इज रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लैंडिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एन इंक्रीज इन NEER NEER in nominal effective exchange rate indicates the appreciation of rupee. Second option कह रहा है, an increase in the real effective exchange rate REER indicates an improvement in trade competitiveness. Third option कह रहा है, increasing trend in domestic inflation relative to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between NEER and REER. तो इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. Second option. Third option is, if the interest rate in the USA or the European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Which of the statement given above are correct? तो आप इसको इसमें से कोई भी करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है और आंसर करना है। तो गाइस, दीज आर द 3 क्वेश्चंस विच यू नीड टू सॉल्व टुडे एंड आंसर इट ऑन कमेंट बॉक्स। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसको कमेंट कर देंगे। आज की न्यूज़ एनालिसिस में गाइस, सबसे पहले न्यूज़ आई है कि सेंटर्स कॉल सेज सुप्रीम कोर्ट ऑन मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। देखो, हम सभी जानते हैं मेंस्ट्रुएशन गर्ल्स का एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, अब ना इसके ना कुछ डायमेंशंस की वजह से इस बार क्या हुआ, एक पिटिशनर गई और उन्होंने भाई अप्रोच करा कोर्ट को और बोला, शैलेंद्र त्रिपाठी, उन्होंने केस को हायर करा और बोला कि भाई एक ना मेंस्ट्रुअल पेन पर भी छुट्टी मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ना देखो, ये एक ऐसा मेंस्ट्रुअल पेन लीव एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ना कई डायमेंशंस हैं अलग अलग। जैसे देखो, अगर आप छुट्टी मांग रहे हो, बायोलॉजिकल पेन है और है ना, पेन लीव मांग रहे हो, तो एम्प्लॉयर के लिए वुमेन को हायर करना एक डिसइंसेंटिव हो गया। यानी कि उसको लगेगा ना, या तो फिनेंशियली मेरे लिए बर्डन बन सकती है वुमेन, तो मैं हायर ही क्यों करूँ। एक तरफ आपका पेन है, ठीक है, एक तरफ आपका हम समझ रहे हैं कि हेल्थ सेंसिटिविटी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो कोर्ट ये कह रहा है कि ये भी तो एक चीज़ है ना, ये भी डायमेंशंस निकल कर आएंगी। क्योंकि इस बारे में और एक और पिटीशन आई ना, फिर एक और पिटीशन किसी ने डाली कि भाई ये अगर आप करते हो तो फिर ये कहीं ना कहीं डिसइंसेंटिव कर देगा एम्प्लॉयर्स को टू एंगेज वुमेन इन देयर एस्टैब्लिशमेंट, है ना। फिर इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसमें ना कुछ सेंटर कुछ निकाले, कुछ पॉलिसी का ये गाइडलाइंस है, कुछ पॉलिसी को पहले फॉर्मुलेट करा जाए। आज की डेट में ना ऐसे 2 स्टेट्स हैं जहाँ पर मेंस्ट्रुअल पेन लीव मिलती है। कौन कौन से हैं? बिहार एंड केरला। ठीक है, समझ गए आप। इस न्यूज़ में इतना ही था, आगे चलते हैं अब हम। इसके बाद गाइस, एक ना आपको ना कलरफुल फेस्टिवल देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना, ये आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं कलाबुर्गी। ठीक है, 3 डेज का कल्याणा कर्नाटका उत्सव है ये। ठीक है, इसमें ना मेन अट्रैक्शन ये होती है इस फेस्टिवल की कि हेलीकॉप्टर राइड मिलती है, जिसको कलाबुर्गी बाय स्काई कहते हैं। एक ऐसा इवेंट है जहाँ पर लोग बुक करते हैं इस राइड को, और इसकी वजह से वो पूरे स्काई से हिस्टोरिक सिटी को वॉच कर सकते हैं। समझ आया? दिस इज़ दी योर फेस्टिवल कल्याणा कर्नाटका उत्सव। तो आपको इसके रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए थी। देखो, इसमें एडिटोरियल आज ये वाला बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनना। साइबर अटैक्स आर राइजिंग बट देयर इज एन आइडियल पैच। अब देखो आगे समझो इसमें क्यों बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है इसके अंदर। देखो, पास्ट फ्यू वीक्स ने आपने देखा ही कि हमारा डिजिटल नेटवर्क्स बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ही प्रॉब्लम्स भी राइज कर रही हैं। कैसे? देखो, पहला जो रैंसमवेयर अटैक हुआ इंडिया के प्रीमियम इंस्टीट्यूट सर्वर्स पर, विच इज़ वेरी बैड। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, यानी कि जो एम्स है, वहाँ पर ही देखने को मिल रहा है कि नियरली 40 मिलियन हेल्थ रिकॉर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। एंड इट टुक ओवर 2 वीक कि उस सिस्टम को वापस से रिवाइव करके ऑनलाइन लेकर आया गया। सून आफ्टरवर्ड रैंसमवेयर गैंग के बाद ब्लैक कैट ने क्या करा, सोलर इंडस्ट्रीज़ की पेरेंट कंपनी को ब्रीच करा। ठीक है, जो कि वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज ऑफ डिफेंस, एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, तो वहाँ से पता चला जी 2 टेराबाइट का डेटा एक्सट्रैक्ट किया गया है ना। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपकी जा रही है बाहर।
अब ये कह रहा है कि धीरे धीरे ना वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। कह रहा देखो रैंसमवेयर इमर्ज हुआ है, प्रीडोमिनेंट मैलिशियस साइबर अटैक है ना, प्रीपरेटर्स जो होते हैं वो हैफ्टी इन्फॉर्मेशन पेमेंट्स वगैरह निकाल लेते हैं। आप तो डेटा से पता चलता है कि 75% इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इस अटैक को फेस करा है, और इस अटैक के फेस करने की वजह से 35 करोड़ का डैमेज हुआ है। और ऐसा कह रहा है कि देयर आर अदर मैलवेयर ऑल्सो जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ इंटैक्ट करते हैं और उसको फिर ख़त्म कर देते हैं। तो कह रहा है कि विद द लाइंस बिटवीन द फिजिकल एंड डिजिटल है ना, ब्लरिंग रैपिडली आराम से हो जाना, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, पावर एंड बैंकिंग सिस्टम के लिए, तो एक्सट्रीमली वल्नरेबल सेक्टर्स हैं सारे के सारे, फ्रॉम होस्टाइल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। तो साइबर कैपेबिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, क्योंकि ऑनगोइंग जो देखो साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है यूक्रेन का, जिसकी वजह से देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बहुत ज़्यादा इस वक्त रडार, ये सब कम्युनिकेशन डिवाइसेस में बहुत इनफेक्टिव तरीके से इनको हैक या जीपीएस जैमिंग करी जा रही है। अब विद साइबर थ्रेट्स क्या होता है, कैपेबल ऑफ अंडरमाइनिंग हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खा सकता है, इंडस्ट्री सिक्योरिटी है ना। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे ही आपको अपने आंसर्स में भी लिखना है। तो 2022 में आपने CERT सुना होगा, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, ये इंडिया की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है जिसने ना कुछ गाइडलाइंस इशू करी फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो डिजिटल रिलम्स के साथ कनेक्ट हो पाएँ। इसमें आपका मैंडेटरी कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं कि कैसे रिपोर्ट करना है साइबर अटैक्स को, इंसिडेंट्स को विद इन आवर्स ऑफ आइडेंटिफाइंग, जैसे आपको पता चला उसके घंटों में फटाफट आप कर दो उसको। फिर डिज़ाइन डेजिग्नेटिंग एक पॉइंट पर्सन रहेगा जो डोमेन नॉलेज के साथ वो इंटरेक्ट करेगा CERT के साथ। फिर उसके बाद इंडिया का एक खुद भी एक इंडिया ने ड्राफ्ट करा है डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन बिल 2022, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी डेटा ब्रीच करता हुआ पकड़ा गया तो उसकी पेनल्टी है ₹500 करोड़। ठीक है। फिर इंडियन आर्म फोर्सेस ने भी एक डिफेंस साइबर एजेंसी बनाई है जिसमें कि कैपेबल है वो ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव मैनेवर्स को पकड़ने के लिए। जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं उनके पास अपना साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स भी हैं। लेकिन कह रहा उसके बावजूद भी ना इनके साथ एक कमी भी है, कह रहा लैक ऑफ टूल्स ऑफ आइडेंटिफाई साइबर अटैक्स, जो सबसे पहले उनको देखो अलोन फैक्टर है जिसको प्रिवेंट कर सकता है। फिर उसके बाद इंडिया में ना एक्यूट स्कार्सिटी है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की, बड़ी दिक्कत है। कह रहा देखो कितनी शर्म की बात है कि इंडिया के पास ना खाली वर्कफोर्स के मामले में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल सिर्फ 3 लाख लोग हैं। अगर आप कंपेयर करो यूएस में 1.2 मिलियन पीपल यूएस में काम कर रहा है। तो कह रहा है कि बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं प्राइवेट सेक्टर हैं वो पार्टिसिपेशन इनका बहुत लिमिटेड है इंडिया के साइबर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में। तो ये एडवाइस किया जा रहा है इंडिया के लिए कि भाई देखो डिजिटल जिनेवा कन्वेंशन जैसी चीज़ों को बनाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर 30 ग्लोबल कंपनी साइन करें, डिक्लेरेशन साइन करें, यूजर्स और कस्टमर को बचाएं किसी भी तरह साइबर ब्रीचेस से, और कोलैबोरेट होकर काम करें, इंटरगवर्नमेंटल कुछ ऐसे लाइक माइंडेड से स्टेट फ्रेमवर्क क्रिएट हो। कह रहा आप इंट्रोडक्शन करने जा रहे हो 5G का, करा आपने अराइवल ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग ऑल्सो पोटेंशियो मालिशियस सॉफ्टवेयर, क्या आपका नहीं बढ़ेगा? कह रहा और ज़्यादा बढ़ेगा। उसके बाद ये कह रहा है कि ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग की भी ज़रूरत है। कह रहा देखो साइबर अटैक ये तो है नहीं कि खाली इंडिया में ही हो रहा है, बियॉन्ड आर बॉर्डर्स है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी चीज़ बियॉन्ड आर बॉर्डर्स चली जाती है, देखो टेररिज्म था या कितनी सारी डिजीज़ पर हम बात कर रहे हैं या इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो साइबर अटैक को भी उतनी ही प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। तो कह रहा है कि इसीलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि साइबर क्राइम्स एक्सपेक्टेड है जो कि डैमेज करेंगे योर एस्टिमेशन ऑफ $8 ट्रिलियन वर्ल्ड वाइड। तो इंडिया हैज़ ऑलरेडी साइन साइबर सिक्योरिटी, ऐसा नहीं कि हमने ट्रीटीज़ नहीं साइन करी हैं, लेकिन बहुत सी कंट्रीज जैसे US है, रशिया है, UK है, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन, इन सब के साथ है ना इंक्लूड द सारे सबने साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स ट्रीटीज़ को साइन करा हुआ है। इवन मल्टीनेशनल फ्रेमवर्क जैसे आप देखते हो क्वाड है, I2U2 का क्या है, एक तरह का ग्रुप है, इंडिया, इसराइल, UAE एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, I2U2 याद रखना। इंडिया एज अ मेंबर ऑफ देयर एफर्ट्स काली क्या इसमें इन्हांस किए जा रहे हैं कि साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्सेज के लिए टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन हम करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे साइबर रेजिलियंस में। यार देयर इज़ नो ट्रूली ग्लोबल फ्रेमवर्क फिर भी नहीं है। तो कह रहा है कि प्रीवियसली क्या होता था, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 2 प्रोसेसेस इस्टेब्लिश करे गए, एक तो इशू ऑफ सिक्योरिटी ICT इन्वायरमेंट, और वन एक ओपन माइंडेड वर्किंग ग्रुप बनाया गया जिसमें एक इंटायर यूनियन मेंबरशिप होगा जो रिजोल्यूशन बाय रशिया उसको पास करेगा, 2 एंटागोनिस्टिक परमानेंट मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो येट बेस्ड ऑन एडॉप्शन मेंबर स्टेट्स हैव फाउंड द 2 रेजोल्यूशन टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। फिर ये कह रहा है इसके साथ साथ ना अब G20 समिट भी आ रही है, इंडिया ही होस्ट कर रहा है, यानी इसी पार्टिसिपेशन में सभी स्टेक होल्डर से बात करो और ड्राइविंग द ग्लोबल लिवर्स ऑफ पावर रेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि ऐसी अगर मिल रही है तो आपको डोमेस्टिकली इंटरनेशनली इंगेजमेंट करने का मौका मिल जाएगा अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। तो ऐसी चीज़ें करो। तो इंडिया कुछ ऐसे एफर्ट्स करे कि भाई ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाए कि कॉमन मिनिमम एक्सेप्टेंस फॉर साइबर सिक्योरिटी। तो देर वुड बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो इंडिया इस बार के G20 समिट में कर सकता है।
ठीक है। तो गाइस दिस इज़ अबाउट दिस एडिटोरियल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। ग्राउंड ज़ीरो में ना गाइस एक शहर का नाम है, इसके पूरे डिटेल में जाने की ज़रूरत तो नहीं है आपको, हालांकि यू कैन रीड, इट्स अ गुड केस स्टडी। देखो चंद्रपुर जो है ना एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, एलिगेशन लगा है कि ये इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है और यहाँ पर ये डैमेज कर रहे हैं इमीडिएट इन्वायरमेंट को। ठीक है, अब समझने की बात है कि जो चंद्रपुर सिटी है ये कहाँ है। तो देखो महाराष्ट्र में चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आपका चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन लगा हुआ है। ठीक है, अब समझो चंद्रपुर सिटी को ना हम इंडिया का ब्लैक गोल्ड, देखो गाइस ये ना प्रीलिम्स फैक्ट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रपुर सिटी जो है इंडिया का ब्लैक गोल्ड सिटी हम उसको बोलते हैं, विदर्भा रीजन में है। यहाँ पर सबसे बड़ी कोल्ड रिच बेल्ट है महाराष्ट्र की, सबसे पॉल्यूटेड सिटी इंडिया की मानी जाती है, वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड। और सिटी में इंडस्ट्रियल एरिया है, होम टू सीमेंट एक्सप्लोजिव, मतलब वही सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, पेपर टेक्सटाइल की सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। अब इसमें ना देखो क्या होता है, देखो इसमें अलोन आपका 7100 मेट्रिक टन ऑलमोस्ट ये सारा निकल के आ रहे हैं, फाइन पार्टिकुलेट मैटर्स निकल कर आ रहे हैं। तो चंद्रपुर में ना 2019 में एक हाई कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इंडेक्स भी देखा गया है, यानी कि CP का जो स्कोर है वो भी बहुत हाई था, 76.41। तो CP एक मॉनिटरिंग स्केल होता है, वो ओवरऑल इन्वायरमेंटल क्वालिटी को इंडस्ट्रियल एरियाज को असेस करता है। तो यहाँ पर बोला गया कि साइंटिस्ट इंस्टॉल फॉक्स लंग्स ऑल्सो टू मेजर एयर पोल्यूशन इन द सिटी। तो देट सिटी ब्लैक पूरा का पूरा एक हफ्ते के अंदर ही ब्लैक हो गया हो, तो आप समझ लो कितना डेंजरस एयर क्वालिटी है। 400 इन जनवरी 2022, तो यानी कि बहुत बुरा हाल है। अभी कह रहे हैं इसका देखो इम्पैक्ट, देखो यहाँ पे ना कुछ और फैक्ट्स भी मिलेंगे। तो मार्च लास्ट ईयर देखा जाए तो एक पाइप ने ना दैट कैरिड फ्लाई ऐश स्लरी थर्मल प्लांट से आ रही थी, पॉन्ड में जा रही थी, लीक हुई राइट ओवर द इराई रिवर। इराई रिवर वॉज द लाइफ लाइन फॉर द पीपल ऑफ चंद्रपुर। देखो क्या हाल कर दिया, पानी का हाल देख लो आप। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं गाइस। यहाँ बहुत बोला जा रहा है कि इंडिया में प्रोड्यूस वैसे ही 180 मिलियन टन्स ऑफ फ्लाई ऐश एवरी ईयर, तो सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन भरना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन करने की, इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को फुलफिल करना है, तो ये सारा मानना ही पड़ेगा। तो गाइस दिस इज़ अबाउट दिस केस स्टडी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। यहाँ पे ना गाइस बर्ड्स डिलाइट बंगाल में सबसे ज़्यादा आपको रिपोर्ट किया गया है, 489 स्पीशीज़ ड्यूरिंग काउंट। देखो क्या हुआ वेस्ट बंगाल में ना, और इवन वेस्ट बंगाल में सभी स्टेट्स के अंदर ये काउंट हुआ, बर्ड्स का काउंट हुआ। तो देखो वेस्ट बंगाल के बाद यूपी के बाद अरुणाचल प्रदेश में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट है 2023 में क्रॉस 35 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में फरवरी 17 टू फरवरी 20 ये डेटा पूरा निकाला गया। तमिलनाडु एंड केरला 8th एंड 9th पोजीशन पर आए हैं। केरला में भी बहुत ज़्यादा चेकलिस्ट ऑफ बर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलेंगे। BCI कैसा रिपोर्ट दिया है। BCI बेसिकली ना गाइस का मतलब क्या है, बर्ड काउंट इंडिया। बर्ड काउंट इंडिया क्या है, एक इनफॉर्मल पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप से वर्किंग जो कि एक साथ काम कर रहे हैं, क्या करने के लिए, कलेक्टिव नॉलेज लेने के लिए, बर्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन को पढ़ने के लिए। इंडिया वॉज अमंग 190 कंट्री जो कि GBBC में पार्टिसिपेट करता है। GBBC क्या है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। ठीक है, ये बैकयार्ड में एक एनुअल इवेंट है देखो, ठीक है, जो कि क्या करता है, दैट ब्रिंग्स बर्ड एंथुसियास्ट स्टूडेंट एंड नेचर इंसाइट टुगेदर, ताकि वो बर्ड्स को काउंट करें और अराउंड द प्लेस वेयर दे लिव, वर्क, स्टडी, क्या क्या सब कुछ करते हैं। अच्छा, इस रिपोर्ट के तहत क्या हुआ कि भाई इंडिया का जो बर्ड थ्राइविंग डाइवर्स हैबिटेट में है वो सारा कंट्री 2 से देखा जा रहा है कि सिटी 2 पूरा कंट्री साइड में देखने को मिल रहा है। बहुत ही इंकरेजिंग इन्वायरमेंट, मतलब इंकरेजिंग करता है स्टूडेंट्स को कि भाई आओ देखो कुछ लर्न करो बर्ड्स के बारे में, करके इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि GBBC जो है ना वो कब लॉन्च हुआ था, 1998 में। बार बार कहनी, GBBC का फुल फॉर्म क्या है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। इसको 1998 में लॉन्च किया गया था और बर्ड काउंट जो इंडिया में ऑर्गेनाइज करता है वो GBBC इन द कंट्री। ठीक है, बर्ड काउंट इंडिया ऑर्गेनाइजेज द GBBC इन द कंट्री। समझ आ गया, GBBC कौन करता है, BCI, बर्ड काउंट इंडिया। ठीक है जी, समझ आ गया इन्फॉर्मेशन। अब देखो MG नरेगा में बताइए फुल फॉर्म, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, अभी आपको पता चला था, कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि अब इनकी जो अटेंडेंस होती है वर्कर्स की यहाँ पर वो आपकी डिजिटली होने लग गई है। तो उसमें बताया जा रहा है कि 40%, ओवर 40% ऑफ ग्राम पंचायत डू नॉट रिपोर्ट डिजिटल अटेंडेंस। तो कह रहे हैं कि जो ये सारी बातें ना, एक्सपर्ट्स का कहना है, जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ना ये जो मोबाइल ऐप लॉन्च करी है उसका लो यूसेज हो रहा है, NMMS का मतलब नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम का। तो इससे ही पता चल रहा है कि स्लो डाउन हो गया MG नरेगा वर्क का। टेक्नोलॉजी तो मतलब इनके लिए एक्सक्यूज़ बन जाएगी कि ये स्कीम ही को एंड कर देंगे। ठीक है, तो अभी कह रहा है कि देखो इतना 41% आया है खाली, तो आप देखो कितना कम आया है, ये लोग कर ही नहीं रहे हैं, है ना, वर्कर्स चाहते ही नहीं है करने के लिए।
तो कीपिंग इन माइंड द एरिया स्पेसिफिक चैलेंजेस, जैसे कि देखो, अब देखो रीज़न समझो, क्यों नहीं जा रहा, क्या होता है, क्यों नहीं यहाँ पर हो पा रहा है, क्यों नहीं रिपोर्ट कर पा रहे हैं अटेंडेंस। तो देखो सबसे बड़ी बात, लो कनेक्टिविटी इन हिली एरियाज, रिमोट एरियाज। उसके बाद समझो करेंटली नियरली 10% ऑफ वर्क साइट हैव एग्जाम्पशंस, मिला भी एग्जाम्पशन भी मिला है कहीं कहीं पर। तो देखो ये सारी दिक्कतें। और एमजी नरेगा भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एमजी नरेगा नहीं होगा तो सोचो आप, ये इनका राइट टू लाइफ है, राइट टू फूड है, राइट टू सर्वाइव है, इट्स नॉट अ लग्जरी। समझो आप बात को, सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे देखो इन्होंने बताया कि फ्रेश लोड ऑफ चेंजेस आ रही है, पुअर कनेक्टिविटी है। तो इनके पास ये नहीं है कि बेचारे जाना नहीं चाहते, वो एब्सेंट नहीं होना चाहते या लगाना नहीं चाह रहे हैं वहाँ पर। वो कह रहे हैं कि पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से वो कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द मेन कॉज, ठीक है। तो ये कह रहे हैं गवर्नमेंट विल हेल्प इन मॉनिटरिंग, कुछ और सिस्टम ऐसा लेकर आए जिससे कि सभी लोग अटेंडेंस ले पाएँ, या तो तुम सारी जगह पर इतनी अच्छी कनेक्टिविटी कर दो। So this is guys about the MG Narega. I think this is the end of the news, right? So hope you like the session, and please attempt all the questions carefully. Thank you so much. Keep liking and subscribing to our channel.